हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसी सर्किट। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है कि करंट दो तरह के हम कंसीडर करते हैं, एक अल्टरनेटिंग होता है और एक डीसी होता है। अल्टरनेटिंग के केस में क्या होता है, करंट की जो वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैरी होती जाती है। जैसे हम सामने सामने बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम, और इस एक्सिस पर हम करंट या फिर वोल्टेज कंसीडर करेंगे। तो अल्टरनेट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपको पता है। मतलब करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। इंडिया में करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब हर एक सेकंड में करंट अपनी डायरेक्शन 50 बार चेंज करता है। वही फ्रीक्वेंसी है इंडिया में एसी की। और अगर हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी के केस में क्या होता है, डीसी के केस में इस तरह का करंट होता है। ये करंट जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ ही नहीं रहा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहेगी। यहां पर डायरेक्शन देखो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, मतलब कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स, कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स। यहाँ पर करंट की वैल्यू कम ज्यादा तो हो रही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स फॉरवर्ड नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में रह रही है। तो इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे रहती है, स्टेडी रहती है। लेकिन इस केस में इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, अल्टरनेट होती है। हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इंस्टेंटेनियस इट मींस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी समय में ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी तो उसे हम एवरेज ईएमएफ में ही बोल सकते हैं। E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। E ये एवरेज ईएमएफ हम कंसीडर करेंगे। E0 क्या है, ये है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और पीक वैल्यू मतलब कैसे, अभी हमने देख लिए थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये जो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन क्या रहेंगी, वो मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव। फिर बाद में ईएमएफ की वैल्यू कम कम होती जा रही है, 0, बाद में और कम होती जा रही है, और बाद में यहाँ पर फिर से मैक्सिमम, लेकिन निगेटिव रहेगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में रहेंगी। तो ये जो दो वैल्यूज है इन्हें हम क्या बोलेंगे, पीक वैल्यूज हम बोल सकते हैं। तो E0 शो करता है पीक वैल्यू, और साइन ओमेगा टी शो करता है चेंजेस विथ टाइम। और वो भी कैसे, साइनोसॉइडली। मतलब ये जो है ये वेव कैसे, साइनोसॉइडल वेव है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो साइन ओमेगा टी वही शो करता है कि जो ईएमएफ है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर कंपेरेटिव हम देखते हैं, जहां पर ईएमएफ होगा वहां पर करंट होगा। तो जैसे ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, करंट की भी इक्वेशन अपने पास में, I इक्वल्स टू, यहाँ पर हम स्मॉल आई से कंसिडर करेंगे, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ये भी यहाँ पर है, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और साइन ओमेगा टी मतलब इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम एवरेज करंट की हम बात करेंगे, एवरेज करंट की, तो एवरेज करंट को सिंबॉलिकली हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और एवरेज करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। ये टोटल करंट, देखो स्मॉल करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल करंट अपने को मिलता है, और स्मॉल टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल टाइम अपने को मिलता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम टोटल करंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज करंट मिलने वाला है। और इंटीग्रेट ही हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो चीजें वेरिएबल होती है उन केस में हम छोटे से बड़े वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, उस समय में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये वेरिएबल के केस में इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। तो एवरेज करंट इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आप कंसिडर कर लो कि एवरेज भी फाइंड आउट करना है तो इस तरह से करंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ईएमएफ का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल, मतलब कंप्लीट साइकिल आपको पता है, यहां से लेकर यहां तक आगे तो एक साइकिल क्या होगी, कंप्लीट। एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम एवरेज करंट फाइंड आउट करते हैं तो
इंटीग्रेशन ऑफ, यही चीज सेम चीज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी टी। लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए यहां से साइकिल स्टार्ट होगी, कितना समय रहेगा 0, और यहाँ पर कंप्लीट साइकिल का हम टाइम कंसीडर करेंगे t। तो फिर लिमिट्स क्या आ गई अपने पास में, फ्रॉम 0 टू t, 0 टू t। और यहां पर अगर हम यहां पर i की वैल्यू डाल देंगे तो i क्या चीज है, i क्या है, ये i की इक्वेशन, I0 साइन ओमेगा t और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dt। तो dt एज इट इज, चलो dt एज इट इज रख देते हैं और इन दोनों का हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। जब हम इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, आप अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर थोड़ी देर में हम फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो आंसर कितना आता है 0। लेकिन ये 0 कब आ रहा है, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए हमेशा ही ये कितना आता है 0 ही आता है। तो इसीलिए एवरेज करंट कभी भी फुल साइकिल पर लेते ही नहीं, एवरेज करंट हमेशा ही हाफ साइकिल पर ही लेते हैं। आपने कभी मीटर देखे होंगे, मल्टीमीटर वगैरह देखे, जो जिससे वोल्टेज करंट वगैरह मेजर करते हैं। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लिया, वो क्या करते हैं, वो करंट और वोल्टेज को भी चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कोई मूविंग कॉइल का इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल के इंस्ट्रूमेंट से अगर हमारे घर में जो सॉकेट है उसमें एसी करंट आता है, उसको अगर हम चेक करने के लिए जाएंगे तो वो कितना शो करेगा। देखो हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, 220 या फिर 240 वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है करंट की, 50 हर्ट्ज। तो कितना दिखाई देगा, तो आप ऐसा सोचेंगे 220 240 वोल्टेज अपने को दिखाई देगा, लेकिन वैसा नहीं। अगर वो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम वोल्टेज या फिर करंट चेक कर रहे हैं, तो वो वैल्यू शो करेगा 0। कितनी शो करेगा, 0 वैल्यू। क्यों, क्योंकि एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल, वो फुल साइकिल पर कंसीडर करता है, इसलिए वो हमेशा ही मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो हमेशा ही कितना शो करता है 0। इसका और एक रीजन है, आपने मूविंग कॉइल देखेंगे उसमें एक पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्ट करता है। करंट जो होता है, करंट इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 50 बार वो फॉरवर्ड और रिवर्स जाता है। फॉरवर्ड के केस में पॉइंटर को मिलता है टॉर्क, रिवर्स के केस में रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क। 50 बार इसको टॉर्क मिलता है तो ये 50 बार रिस्टोरिंग टॉर्क लगा। इस केस में ये पॉइंटर जगह से हिलता ही नहीं, डिफ्लेक्ट ही नहीं करता, और वैल्यू कितनी शो करता है, 0 शो करता है। मतलब की बात ऐसा है कि जब हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, ये पूछा जा सकता है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम करंट या फिर वोल्टेज मेजर करते तो उसका आंसर 0 क्यों मिलता अपने को, तो रीजन वही है कि ओवर द फुल साइकिल करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसके साथ साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंडिया में करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज में इस पॉइंटर को, इसके पॉइंटर को जो टॉर्क लगता है 50 बार लगेगा, और 50 बार ये रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप करेगा। इस केस में पॉइंटर जगह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो अपने ही जगह पर स्टेडी रहेगा। मतलब कितना करंट शो करेगा, कितना वोल्टेज शो करेगा, वो 0 ही शो करने वाला है। तो फिर ऑप्शन में अगर हम इसको यूज नहीं कर सकते तो ऑप्शन में हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिनका जो डिपेंड करेंगे ऑन हीटिंग इफेक्ट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे जो हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करते हैं, ना कि वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। क्योंकि अल्टरनेट करंट की डायरेक्शन करती है फॉरवर्ड रिवर्स, उस पर ये अगर वर्क करेगा तो ये अपना आंसर शो कर देगा 0। इसलिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका करंट के चेंज होने से कुछ भी लेना देना नहीं, लगे तो वो हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड कर सकता है। मतलब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से करंट पास होता है तो वो हीटअप हो जाता है, हीट डिसिपेट करता है, तो उस इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट पर अगर वो काम कर रहा है तो वो ओके है। लेकिन अगर वो करंट के डायरेक्शन पर काम कर रहा है तो फिर वो कितना आंसर शो करेगा, 0। इसीलिए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से हम करंट की वैल्यू जब भी हम हमारे घर में मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, तो आंसर कितना मिलता है, 0, क्योंकि वो डिपेंड करता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर में। इसलिए हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट पर बेस नहीं रहेंगे। वो किस पर बेस रहेंगे, डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट पर।
हमें पता है ईएमएफ का जो रिलेशन है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी ये जो टर्म है इसको अगर हम रिप्लेस करते, देखो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, थीटा। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा हम लिख सकते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, जो साइन थीटा है इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की अगर एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। और ये हम फुल साइकिल पर फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि फुल साइकिल पर हमें पता है कि आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए हम ये हाफ साइकिल पर फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम हाफ साइकिल की यहां से यहां तक की बात करते हैं तो इसका एंगल कितना रहेगा, 180। 180 मतलब कितना हो गया, पाई। मतलब हम यहाँ पर जो लिमिट्स हम पुटअप करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई पुटअप करेंगे। अब देखो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा वो क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा इस केस में कंप्लीट थीटा यहां से लेकर यहां तक वो कितना है, पाई है, ठीक है। तो ये हो गया, चलो कॉमन भी दे सकते हैं, या फिर साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कॉस थीटा, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, साइन थीटा का। और अपॉन में ये जो है वो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा कितना होगा वो, थीटा। और हमारे पास में जो लिमिट्स है वो क्या है, फ्रॉम 0 टू पाई। तो हमें थीटा की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा। मतलब थीटा की जगह एक बार पाई लिखना पड़ेगा, एक बार क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 0 लिखना पड़ेगा। तो माइनस को हम साइड में ले लेते हैं, माइनस कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई अपॉन में आ गया पाई, ये एक बार लिख लिया हमने। फिर बाद में माइनस कॉस थीटा की जगह फिर से हम लोअर लिमिट रखेंगे 0, अपॉन में क्या रखेंगे, थीटा की जगह 0 रखेंगे। अभी अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर एक काम कर लेते हैं, ये जो थीटा है, थीटा की जगह हमने तो पाई तो रख ही दिए है, तो उसको चलो इसको कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर नहीं, पाई को हमें बाहर लाना पड़ेगा, एक मिनट। थोड़ा चेंजेस हम इसमें करेंगे। ये जो है इसको हम अलग ट्रीट करते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो यही से कैरी कर लेते हैं, ध्यान दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हमें पता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट्स जो थी वो क्या थी, 0 टू पाई। और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, थीटा। और इसके भी लिमिट्स क्या थी, 0 टू पाई। अब एक बार हम यहाँ पर लिमिट्स हम यूज करेंगे, ये माइनस को मैंने साइड में निकाल दिया। अब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, पाई। और माइनस कॉस थीटा की जगह अभी क्या रखेंगे हम, 0। और अपॉन यहाँ पर थीटा की जगह एक बार हम रखेंगे पाई, और माइनस में थीटा की जगह एक बार हम रखेंगे 0। अब ये जो है पाई माइनस 0 कितना होगा, पाई। तो माइनस कॉस पाई, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये हो गया माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, अपॉन में क्या बचा, सिर्फ पाई। -1 -2 और माइनस +2, तो आंसर आ गया +2, और अपॉन में क्या है, पाई। तो इस तरह से जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू आती है वो 2/पाई होती है। और 2/पाई की वैल्यू अगर 3.14 हम रखते हैं तो फिर इनका आंसर 0.637, ये किस चीज का आंसर आ रहा है, साइन थीटा का आंसर आ रहा है। आप निकालोगे तो ये आंसर या फिर लगभग इसके साइड वाला आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.637। अब ये देखो,
इसकी बात करेंगे, I इक्वल्स टू I0 साइन थीटा, I इक्वल्स टू I0 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.637, तो I इक्वल्स टू 0.637 और क्या हो जाएगा ये I0, मतलब ये जो एवरेज करंट है, एवरेज करंट इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक करंट होता है। ये हम यहां से बोल सकते हैं कि एवरेज करंट इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक करंट होता है, या फिर हम एवरेज करंट की जगह हम एवरेज ईएमएफ भी बोल सकते हैं। एवरेज ईएमएफ इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक ईएमएफ होता है। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 0.637 ऑफ I0, और अगर हम इसके हिसाब से लिखना चाहते हैं ईएमएफ के केस में तो E इक्वल्स टू 0.637 इंटू E0 होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो सोचते हैं एक सर्किट हम सोचते हैं, एक ऐसा सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं जहां पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R, और इस सर्किट में हम सप्लाई दे रहे, सपोज टू भी हमने यहाँ पर डीसी वोल्टेज दे दी है, तो डीसी वोल्टेज मतलब डीसी करंट यहाँ पर अवेलेबल है, इसको हम स्टेडी करंट हम कंसीडर करेंगे। एक ऐसा है स्टेडी करंट दे दिए, तो अगर हमने कुछ स्टेडी करंट फॉर टाइम टी दे दिए, स्टेडी करंट फॉर टाइम टी दे दिए, किसको दे दिए, टू रेजिस्टेंस R, किसको दे दिए, R इतने रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिए, स्टेडी करंट दे दिए, तो फिर हीट जो प्रोड्यूस होगी, तो वो मान लेते हैं कि H होगी, H का फॉर्मूला I2RT होता है, तो मान लेते हैं कि एक ऐसा सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसमें हमने स्टेडी करंट प्रोवाइड कर दिए और T इतने समय के लिए ही हमने प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करेगा, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो सपोज करेंगे हम कितनी हीट प्रोड्यूस होगी है H। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, जितना ये है उतना ही ये है, अब बस हम यहां पर चेंजेस कर रहे हैं, तो करंट में पहले हमने स्टेडी करंट डीसी यहां पर सप्लाई दे दिए, और अभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम एसी करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो अल्टरनेट करंट, ठीक है, तो हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ अल्टरनेट करंट, ठीक है, ये किसको प्रोवाइड किए, प्रोवाइडेड टू रेजिस्टेंस R, सेम रेजिस्टेंस जो यहां पर है उतना ही सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम एंड प्रोड्यूसिंग सेम हीट H। ठीक है, फिर से एक बार देखो, दो सर्किट है, दोनों में रेजिस्टेंस है R, बस फर्क कहां पर है, यहाँ पर है स्टेडी करंट डीसी हमने दे दी और यहाँ पर अल्टरनेट करंट दे दी जो कि स्टेडी नहीं रहता। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हमने डीसी करंट दे दी है स्टेडी करंट, तब यहाँ पर टाइम टी के लिए हमने दे दिए, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है H, इतनी ही हीट प्रोड्यूस यहाँ पर होंगी, या फिर यहाँ पर होने के लिए इतनी ही हीट प्रोड्यूस यहाँ पर होने के लिए, और यहाँ पर होने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट करंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो अल्टरनेट करंट हमने यहाँ से फ्लो कराया, कौन सा रेजिस्टेंस है, उतने ही रेजिस्टेंस है, उतने ही समय के लिए, और इतनी ही हीट प्रोड्यूस कराएंगे। तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ करंट है, उस अमाउंट ऑफ करंट को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, मतलब डीसी में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही हीट एसी में प्रोड्यूस करने के लिए जो सप्लाई दिया जाएगा एसी करंट का, उसे हम क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एसी और डीसी को कंपेयर करेंगे, हीट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, बस जो करंट की वैल्यू हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे। अब इसका छोटा सा हम डेरिवेशन भी करेंगे।
तो जैसे कि नाम है रूट मीन स्क्वायर, ये फाइंड आउट करते समय सबसे पहले हम यूज करेंगे स्क्वायर। अब देखो हमें पता है एवरेज करंट I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी के जगह हम थीटा यूज कर सकते, तो यूज कर लेते हैं I इक्वल्स टू I0 साइन थीटा हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर, तो I का स्क्वायर कर लेते हैं, I का स्क्वायर I स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो साइन थीटा और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो I स्क्वायर इक्वल्स टू I0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन फाइंड आउट करते समय स्क्वायर बाद में मीन और बाद में रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, मीन। और मीन फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है, मीन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। और लिमिट्स क्या रहेंगी, हमने यहाँ पर थीटा यूज किए हैं, तो इनिशियल एंगल कितना होता है 0 और फाइनल थीटा कितना होता है ट्वाइस पाई। ट्वाइस पाई मतलब कंप्लीट एंगल 360 का फुल के लिए, इसलिए वो क्या हो जाता है ट्वाइस पाई हो जाता है। तो आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू हम क्या यूज करने वाले हैं अभी, ये है आई की वैल्यू, इसका मीन करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आई स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसका हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो 0 टू ट्वाइस पाई आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, और ये क्या हो गया डी थीटा हो गया। अब ये जो I0 स्क्वायर है इसको हम एज अ कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा फ्रॉम 0 टू ट्वाइस पाई साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, वो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और उसके भी अगर हम लिमिट्स देते हैं तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे 0 टू ट्वाइस पाई हो जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं निकालते, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला अपने को पता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो I0 स्क्वायर जो हमने बाहर में निकाल दिए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम वो वाली वैल्यू पुट अप करेंगे, ये हो गया ट्वाइस पाई लिमिट, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है थीटा, और इसके लिमिट्स क्या है 0 टू ट्वाइस पाई। ये नोट कर लो आप। ओके, आपने इसे नोट कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डी थीटा लिखना भूल गया था, वो मैं डी थीटा यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, डी थीटा। ये फॉर्मूला मैं हटा रहा हूँ जो हमने यहाँ पर यूज की, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, ये हमने लिख दिए हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। अभी इसको सामने बढ़ाते हैं, फिर I0 स्क्वायर, I0 स्क्वायर, ये जो थीटा है, थीटा के अगर हम लिमिट्स देते हैं, ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल चुके थे इधर में, तो थीटा के लिमिट्स एक बार ट्वाइस पाई रखा जाएगा, एक बार 0, तो 0 तो 0 ही जाएगा, तो बचेगा क्या ट्वाइस पाई, तो थीटा का लिमिट क्या हो गया ट्वाइस पाई, तो वो ट्वाइस पाई मैं बाहर में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो I0 अपॉन क्या कर दिया मैंने ट्वाइस पाई कर दिया। अभी क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, और ये क्या है 0 टू ट्वाइस पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। 2 एज अ कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे, तो I0 स्क्वायर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये यहाँ पर पाई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 लिमिट 0 टू 2 पाई, और ये क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, वो क्या हो जाएगा थीटा, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन निकालिए और लिमिट 0 टू क्या है, ट्वाइस पाई। फिर यहाँ पर ये जो 2 है इसको हमें एलिमिनेट करना है। अगर 2 को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे। तो I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट से 0 टू ट्वाइस पाई। इस 2 को हम अंदर में लेके चलते हैं और इस 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। I0 स्क्वायर 4 पाई इंटू 2 8 पाई, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू थीटा 2 थीटा माइनस, अब ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, साइन 2 थीटा और लिमिट से फ्रॉम 0 टू ट्वाइस पाई। फिर I0 स्क्वायर अपॉन 8 पाई, फिर हम इनके लिमिट्स जो थे रख देंगे। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हम रखेंगे, ट्वाइस पाई, माइनस साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू हम रखेंगे ट्वाइस पाई। ठीक है, फिर माइनस, अब हमने हायर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट हम रखेंगे। देखो लोअर लिमिट थीटा की जगह 0 रखेंगे, थीटा की जगह 0 रखेंगे, ये आंसर मिलेगा 0। 2 इंटू 0 0, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये भी आंसर मिलेगा 0। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ हायर लिमिट से हम यूज कर रहे हैं। अब ये हो गया I0 स्क्वायर अपॉन 8 पाई, 2 इंटू 2 पाई वो हो गया 4 पाई, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू 0, वो भी हम हटा दे रहे हैं। तो फिर I0 स्क्वायर अपॉन 8 पाई और ये सिर्फ क्या बचेगा, 4 पाई। तो देखो 4 पाई 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 कैंसल, 4 टू जा 8, तो क्या हो गया, I0 स्क्वायर अपॉन कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। अब इनका अगर हम रूट लेते, अब देखो यहां तक हमने पहले क्या कर लेते, स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, ये स्क्वायर वाले टर्म, फिर रूट, यहाँ सॉरी मीन, ये मीन वाले टर्म जो हमने यहां तक ला लिए, और अभी क्या बचा है, रूट। तो रूट के केस में अभी हम लेंगे इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ I0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, I0 स्क्वायर और रूट कैंसल, तो वो सिर्फ बचेगा I0 और 2 का रूट मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। इस तरह से IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि IRMS इक्वल्स टू कितना है, I0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, IRMS इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू I0, तो इसकी जो वैल्यू आएंगी 0.707 ऑफ I0। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि RMS वैल्यू ऑफ करंट इज 0.70 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है। नोट कर लो। और इसी के हिसाब से हम ERMS भी बोल सकते हैं, ERMS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.707 ऑफ E0 मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF। और इसी केस में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हीट प्रोड्यूस बाय द बेरिंग AC इन 1 साइकिल, और 1 साइकिल का टाइम कितना होता है, फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम कंप्लीट टाइम, और कंप्लीट टाइम इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय हम ओमेगा बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय t होता है, ट्वाइस पाई n होता है ना, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई n, और n मतलब 1 अपॉन टी, तो ट्वाइस पाई बाय टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया। इस तरह से t यहाँ पे लाएंगे, t इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो t कंप्लीट टाइम t इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी। यहाँ पर हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हीट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स क्या रखेंगे, 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T क्या है, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, और I
स्क्वेयर इंटू आर और स्मॉल टाइम हम कंसिडर करेंगे डी टी। ठीक है, तो आई की वैल्यू हम रख देंगे। आई पता है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ट्वाइस पाई आई की वैल्यू आई 0 साइन ओमेगा टी, आई का स्क्वायर था इसका कर दिया स्क्वायर, आर इंटू क्या हो जाएगा डी टी। आर एज अ कांस्टेंट हम बाहर निकाल देंगे, आर बाहर निकला, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ट्वाइस पाई आई 0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। आई 0 स्क्वायर भी हम बाहर निकाल देंगे, आई 0 स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ट्वाइस पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो फिर इसका फॉर्मूला हमें पता है, आई 0 स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ट्वाइस पाई 1 माइनस कॉस ओमेगा टी ट्वाइस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन ट्वाइस ओमेगा और इनटू क्या हो जाएगा डी टी। साइन स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन होता है 2। मैंने ओमेगा ज्यादा का लिख दिया, उसके हिसाब से मैंने इसको अभी मॉडिफाई कर दिया, करेक्ट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो 2 है बाहर निकाल देंगे, तो आई 0 स्क्वेयर आर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। ठीक है, लिमिट मैंने ट्वाइस पाई बाय ओमेगा के डाल दिया है, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, फिर इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो आई 0 स्क्वेयर आर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, वो हो जाएगा टी माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस ओमेगा टी अपॉन ट्वाइस ओमेगा और लिमिट से 0 टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। ये जो ट्वाइस ओमेगा है ये यहाँ पर ज्यादा का है, इसको हमें क्या करना है यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्वाइस ओमेगा यहाँ पर कहीं तो भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके ट्वाइस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फिर आई 0 स्क्वेयर आर इंटू ट्वाइस ओमेगा अपॉन ट्वाइस ओमेगा हम करें, ट्वाइस ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 2 था यहाँ का, तो ये भी मैंने लिख दिया, और ये t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और लिमिट से 0 टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। अब ये जो ऊपर का ट्वाइस ओमेगा हम अंदर में लेके चलते हैं, आई 0 स्क्वेयर आर अपॉन 2 इंटू 2 ओमेगा, ये कर लेते हैं इसको 4 ओमेगा, ये हो गया 4 ओमेगा इन ब्रैकेट ट्वाइस ओमेगा से t को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ओमेगा t माइनस यहाँ पर देखो ट्वाइस ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ओमेगा कैंसिल, साइन 2 ओमेगा t, साइन 2 ओमेगा t और लिमिट क्या है 0 टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, t के जगह अपने को रखना है। तो आई 0 स्क्वेयर आर अपॉन 4 ओमेगा 2 ओमेगा, टी के जगह क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा, टी के जगह ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। और बाद में हम 0 की लिमिट रख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 0 0, साइन 0 इंटू वो भी 0 हो जाए। तो फिर बचा आई 0 स्क्वेयर आर अपॉन 4 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई माइनस ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 इंटू 2 4 पाई साइन 4 पाई। यहां तक हम पहुंच गए, इसको मैं हटा रहा हूं। ये क्या था, यहाँ पर हमने साइन स्क्वेयर ओमेगा टी
की जगह ये फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन क्या कर दिया 2, इसको मैं हटा दूं। इक्वल्स टू I0 स्क्वेयर R अपॉन 4 ओमेगा इन ब्रैकेट 4 पाई, ये आ गया इंटू 4 पाई साइन 4 पाई, ये क्या आ जाएगा 0। तो क्या क्या कैंसिल होगा, 4 4 तो कैंसिल हो गया। तो देखो I0 स्क्वेयर R, ये 4 को हम ऐसा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू क्या हो गया पाई अपॉन इस 4 को भी ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू क्या है ओमेगा। एक एक 2 ही कैंसिल करना है, कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए एक एक 2 हम कैंसिल करेंगे। तो I0 स्क्वेयर R, एक 2 गया तो इंटू क्या बचा ट्वाइस पाई और अपॉन एक 2 यहां पर लिख दिया है और एक ओमेगा भी बच गया है। I0 स्क्वेयर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I0 इंटू I0, और ये 2 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। फिर ये R इंटू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। देखो I0 अपॉन अंडर रूट 2 IRMS, I0 अपॉन अंडर रूट 2 IRMS, तो IRMS का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वेयर, तो इक्वल्स टू IRMS और इसका क्या है स्क्वेयर R अपॉन ओमेगा और इंटू क्या है ट्वाइस पाई। चलिए यहाँ पर लिख दिया ट्वाइस पाई R अपॉन क्या हो गया ओमेगा। तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कब, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से हमने फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिए थे। और एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। अल्टरनेट करंट के केस में भी इतनी हीट प्रोड्यूस होगी और डायरेक्ट करंट के केस में भी इतनी ही हीट प्रोड्यूस्ड होने वाली है। तो हमें अगर फाइंड आउट करना है कि कितनी हीट एक साइकिल में प्रोड्यूस होती है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं IH, ये वैल्यू आ जाएंगी I स्क्वायर RMS ट्वाइस पाई R अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा।